When a former sanitation worker recently alleged that he had secretly buried bodies in Dharmasthala, many people were shocked. 9 अक्टूबर 2012 एक 17 साल की लड़की सौजन्या जो कि धर्मस्थला के पास के एक स्कूल एसडीएम में पढ़ती थी, वो अचानक से गायब हो जाती है और उसकी बॉडी कुछ दिन बाद एक पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है। शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। News now from Karnataka, where a group of people marched towards Dharamsthala, that's the temple town in the state, demanding justice for Sojanya, who was found dead near the temple town over a decade ago. इस केस का इकलौता सस्पेक्ट संतोष राव, उसको गिरफ्तार किया जाता है, पर क्या वो सच में क्रिमिनल था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे 11 साल बाद 2023 में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो फिर आखिर क्रिमिनल था कौन और क्यों एक बेगुनाह को जेल में डाल दिया गया और क्यों पुलिस ने ढंग से तहकीकात नहीं करी और पक्के सबूतों के बिना संतोष राव को गिरफ्तार किया? ಪೊಲೀಸರಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो आरोपी ಹೇಳಿದ್ರೆ इसका जवाब हमें मिलेगा 11 जुलाई 2025, जब धर्मस्थला के मंदिर में काम करने वाला एक एक्स वर्कर कोर्ट के सामने आता है पूरे काले कपड़े में, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, अपने वकीलों के साथ, और एक बहुत बड़ा कन्फेशन करता है जिससे पूरा देश शॉक्ड हो जाता है। पर आखिर ये कन्फेशन था क्या? ऐसा क्या था जिससे पूरा देश एक शॉक में है? इस वीडियो के लिए हम इस एक्स वर्कर को ई करके बुलाएंगे। 1995 में ई की एक जॉब लगती है, जो जॉब थी साफ सफाई करने की उस मंदिर में। उसकी जॉब के कुछ दिन बाद से ही उसको नदी किनारे बहुत सारी बॉडीज़ मिलना चालू हो जाती हैं, पर ये बॉडीज़ थी किसकी? ई ने हमें बताया कि ये डेड बॉडीज़ ज़्यादातर औरतें या फिर छोटी बच्चियों की थी, जिनके शरीर पे बहुत सारे इंजरीज़ के मार्क्स थे और यहाँ तक स्ट्रैंगुलेशन तक के मार्क्स थे, जिससे साफ पता चलता है कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। ई का शक यकीन में तब बदल जाता है जब उनका एक सुपरवाइज़र उनको एक डेड बॉडी बरी करने बोलता है और उनको धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनकी बॉडी और उनकी फैमिली की बॉडीज़ को काट के दफना देंगे। इसके बाद ई 1995 से 2014 तक 100 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ को बरी करता है और कभी कभी उन्हें जलाता भी है। इसमें ज़्यादातर बॉडीज़ छोटी बच्चियां और औरतों की थीं। वो बताते हैं कि बहुत बार छोटी बच्चियों की बॉडीज़ मिलती थी जिनके प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत सारे इंजरीज़ के मार्क्स होते थे। उनके या तो कपड़े फटे हुए होते थे या फिर उनके कपड़े होते ही नहीं थे या फिर उनके अंडरगारमेंट्स गायब होते थे, जिससे साफ पता चलता था कि उनके संग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। ई ने हमें बताया कि उनने बहुत सारे मर्डर विटनेस तक करे हैं जो कि गरीब और हेल्पलेस लोगों के थे। कुछ बॉडीज़ पर एसिड बर्न तक के मार्क्स थे और कुछ बॉडीज़ को उनके सुपरवाइज़र के द्वारा बोला जाता था कि वो डीजल से उनको जलाएं ताकि सारे के सारे सबूत मिटा दिए जा सकें। हम समझ सकते हैं कि ई कितने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। उनको रोज़ धमकियाँ मिलती थी, रोज़ उनको बहुत सारी बॉडीज़ बरी करनी पड़ती थी, कभी उन्हें जलाना पड़ता था, उनके सामने मर्डर्स होते थे, वो रात को सो भी नहीं पाते होंगे। लेकिन फिर दिसंबर 2014 एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद वो धर्मस्थला छोड़ के चले जाते हैं। उनकी फैमिली की ही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है और बाद में पता चलता है कि उनके जो सुपरवाइज़र थे वही उसके पीछे थे। इसलिए वो 2014 में धर्मस्थला छोड़ के चले जाते हैं और अपना रेजिडेंस और अपना नाम बदल के वहाँ रहने लगते हैं। 2014 के बाद ई का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन 2025 को वो वापस आते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ बड़ा करने आए थे। वो ये सारी चीज़ें कन्फेस करने आए थे। On July 28, the complainant in the mass burial case identified 13 spots where he is said to have buried these bodies, including the SIT officials, forensic officials, scientists and the complainant himself came to the Snana Ghat. और अपने आरोपों को साबित करने के लिए वो एक बरियल साइट पे गए और वहाँ पे से एक स्केलेटन लेकर आए और कोर्ट के सामने उनने उसको पेश करा। इस वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अगर इतना सब कुछ चल रहा था तो कभी हमें ये सब सुनने क्यों नहीं मिला, कभी हमें मीडिया में देखने को नहीं मिला, कभी इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, प्रॉपर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और कैसे इतने सालों तक ये केस दबा रहा? इसका कारण एक ही है कि इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल लोग हैं। हमारे मन में एक और सवाल है कि अगर इतने सारे लोग गायब हो रहे थे तो कभी किसी फैमिली ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा? कभी हमने देखा क्यों नहीं किसी को प्रोटेस्ट करते हुए?
पर सच तो ये है कि धर्मस्थला में बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे थे, बल्कि 1980 से ही इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। 1987 में एक 17 साल की लड़की पद्मलता के लिए प्रोटेस्ट हुए, फिर सौजन्या 2012 में, और उसके बाद ऐसे 100 प्रोटेस्ट हुए, 100 फैमिलीज़ ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करी गई, कभी हमें मीडिया में नहीं दिखाया गया, क्योंकि इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से दबाया जा रहा था। संतोष राव के केस से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि एक इनोसेंट आदमी को फंसाया जा रहा था ताकि जो असली क्रिमिनल है उसको छुपाया जा सके। अगर आज ये एक्स वर्कर हमें ये सब चीज़ें कन्फेस नहीं करता तो हमें ये सब कभी पता ही नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे पुलिस सिस्टम पर, हमारे मीडिया पर, हमारे जुडिशल सिस्टम पर। इसी बीच एक और केस हमारे सामने आता है अनन्या भट्ट का, जो सिर्फ 18 साल की थी और एक मणिपाल के कॉलेज से MBBS कर रही थी, जो कि फर्स्ट ईयर में थी, और वो अपने दोस्तों के साथ 2003 में धर्मस्थला आई थी। उसकी एक दोस्त रश्मि उसकी माँ को फ़ोन करके बताती है कि आपकी बेटी गायब हो गई है। ये सुन के सुजाता भट्ट, जो कि अनन्या भट्ट की माँ हैं, जो कि उस टाइम पे कोलकाता में थी किसी काम की वजह से, वो वापस आती हैं धर्मस्थला और आसपास पूछताछ करने लगती हैं। फिर कुछ लोगों से उनको पता चलता है कि उनने अनन्या को मंदिर के कुछ लोगों से बात करते हुए देखा था। उसके बाद वो वहाँ मंदिर में जाके पूछताछ करने लगती हैं और तभी उनके संग भी कुछ ऐसा होता है जो बहुत शॉकिंग है। उनके साथ असॉल्ट होता है। उसके बाद वो 3 महीने के लिए कोमा में चली जाती हैं और जब वो उठती हैं तो वो एक बेंगलुरु के हॉस्पिटल में होती हैं। उनको नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँची, पर वो होती हैं वहाँ पर। उसके बाद जब 2025 में ये एक्स वर्कर की केस बाहर आता है, वो इतने सारे न्यूज़ में उसको देखती हैं, तो वो वापस से केस फाइल करती हैं अपनी बेटी के लिए, जो कि अनन्या भट्ट थी, जो कि 2003 में अचानक से गायब हो गई थी। उनका मानना ये है कि जिन बॉडीज़ की बात ये एक्स वर्कर कर रहे हैं, उनमें से एक बॉडी सुजाता भट्ट की बेटी अनन्या भट्ट की भी है और वो चाहते हैं कि वो बॉडी उनको मिल जाए ताकि वो उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म कर सकें। ये केस एक बहुत ही बड़ा सवाल है इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के जुडिशल सिस्टम के लिए, इंडिया की मीडिया के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक हमारा जुडिशल सिस्टम कुछ काम नहीं करेगा, केस को पेंडिंग में डालते रहेगा और कब तक बिना ऑनेस्टी के काम करते रहेगा, कब तक हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ पर चुप रहेगी और कब तक हमारी मीडिया हमसे सब कुछ छिपाती रहेगी, कब तक हमारी पुलिस ऐसे ही यूजलेस रहेगी और कब तक अमीर लोग गरीबों की जान खरीदते रहेंगे। आज हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि कब तक हमारी गवर्नमेंट चुप रहेगी, कब मिलेगा इंसाफ, कब तक हम चुप बैठे रहेंगे और ये सिस्टम इतना ही करप्टेड रहेगा, कब बनेगा भारत सेफ और कब इन मासूम लोगों की जाने जाना बंद होंगी। और गवर्नमेंट को जवाब देना ही होगा। ये केस इतना बड़ा है, उसके बाद भी हमें ये कहीं भी मीडिया में देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है, कौन है इन सब के पीछे और क्यों उनको डिफेंड करा जा रहा है? गवर्नमेंट और जुडिशल सिस्टम को आम लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि ये हमारा हक है और जल्दी से जल्दी इंसाफ करना होगा और जो भी इसके पीछे कल्प्रिट है उसको पकड़ना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।